जीटीसी सेकंड सेमेस्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तंत्र है, वो सारे ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं उन सभी को इकट्ठा हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे नोज़, ट्रैकिया और आपके लंग्स, ये सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग सबसे पहले रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। क्या है रेस्पिरेशन? इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच वी इनहेल O2 एंड एक्सपेल CO2। मतलब जो श्वसन है उसमें हम नाक के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी ऑक्सीजन और फूड, जो भी हम फूड खाते हैं, इन दोनों का रिएक्शन होगा, उसके बाद एनर्जी बनती है ATP के फॉर्म में। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो O2 के प्रेजेंस में होगा, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। जैसे अभी नॉर्मली हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन हमें आसानी से मिल पा रहा है, इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी आराम से बन जाती है। और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी जैसे हम दौड़ रहे हैं, दौड़ने के दौरान क्या होता है कि डीप ब्रीदिंग करते हैं और जितनी तेज एनर्जी का लॉस होता है उतनी तेज हम एनर्जी बना नहीं पाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और आप देखेंगे कि जब आप दौड़ते हैं, यानी कुछ दिन बाद, जैसे कुछ दिन आप रिलैक्स मोड पे हैं, उसके बाद फिर सडनली आपको दौड़ा दिया जाए तो क्या होगा कि आपकी जो पैर की मसल्स हैं उनमें जो है क्रैम्प होने लगता है, यानी मसल्स दर्द करने लगती हैं ड्यू टू लैक्टिक एसिड। और वो कब होगा? क्योंकि पूरी मात्रा में जो है हमें जितना हमें एनर्जी बनाने की ज़रूरत है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है। तो ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब उसके सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, ये हमने ह्यूमन का फेस बनाया है। इसमें ये है नॉस्ट्रिल, और अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारी चीज़ें पढ़ा था। नॉस्ट्रिल, और ये है इसका जो चैम्बर है यानी नेजल चैम्बर, और ये है पैलेट। पैलेट से लगा हुआ होता है यूव्यूला, उबला, जिसको आप घाटी मुंह खोले तो देखेंगे एक छोटा सा फ्लैसी फ्लैप लटका हुआ होता है, जिसको घाटी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं यूव्यूला। ये जो हमारा नोज है, आप देखेंगे दो होल हैं, एक ये, यानी दो नेजल चैम्बर हैं। अब दोनों नेजल चैम्बर के तीन पार्ट होते हैं। जो पहला होगा वेस्टिब्यूलर चैम्बर, ये जो पहला वाला पार्ट है उसको वेस्टिब्यूलर चैम्बर बोलते हैं, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको रेस्पिरेटरी चैम्बर बोलते हैं, और जो तीसरा वाला पार्ट है उसको ऑल्फैक्टरी चैम्बर बोलते हैं। एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो वेस्टिब्यूलर चैम्बर है उसमें क्या होता है, ये एयर को फिल्टर करने का काम करता है। जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मतलब डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो ये जो आपका वेस्टिब्यूल है इसमें हेयरी सेल्स पाए जाते हैं, यानी इनमें हेयर्स पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। इसी वजह से यानी जो भी डस्ट हम इनहेल कर रहे हैं उन डस्ट को ये जो हेयर्स हैं ये फिल्टर कर देते हैं। और यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि म्यूकस का सेक्रेशन करती है। इन केस जो चीज़ हम फिल्टर ना कर पाएँ, अगर वो डस्ट के पार्टिकल्स बच गए हैं तो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है वो म्यूकस सेक्रेट करेंगी, और वो म्यूकस जो है जो भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं उसी म्यूकस में एंटेंगल्ड हो जाएंगे, यानी फंस जाएंगे। ये तो होगा आपका वेस्टिब्यूलर चैम्बर। दूसरा चैम्बर है रेस्पिरेटरी चैम्बर। रेस्पिरेटरी चैम्बर को हम एयर कंडीशनर बोलते हैं, एयर कंडीशन, AC एयर कंडीशन बोलते हैं। कैसे? मान लो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे आप गए हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे आप जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सडनली मेंटेन नहीं हो पाता, धीरे धीरे मेंटेन होता है।
तो क्या है कि मान लो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाली जगह पे आप हैं, तो कोल्ड से जो एयर है वो भी वही हम इनहेल करेंगे, और आपकी बॉडी में जो लंग्स हैं उनमें जो एल्वियोलाइज हैं, अगर वो कोल्ड एयर डायरेक्ट एल्वियोलाई में पहुंच जाती है तो आपकी जो एल्वियोलाई है वो डैमेज कर जाएगी। इसलिए जो सेकंड वाला पार्ट है रेस्पिरेटरी चेम्बर, ये एज ए कंडीशनर एसी के रूप में काम करता है, यानी एयर कंडीशनर के रूप में काम करता है। अगर एयर कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर ये नॉर्मल कर देगी, अगर वार्म है यानी अगर ठंड है तो उसको नॉर्मल बना देगी, और गर्म है तो भी उसको नॉर्मल बना देगी। इसलिए इसको बोला जाता है एयर कंडीशनर चेम्बर, एयर कंडीशनर चेम्बर या रेस्पिरेटरी चेम्बर। लास्ट वाला जो चेम्बर है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी चेम्बर। ये देखिए यहाँ पे किनारे लिखा हुआ है स्मेल। जो ऑल्फैक्टरी चेम्बर है ये क्या करता है कि जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो उसका स्मेल कैसा है, ये ऑल्फैक्टरी चेम्बर उस स्मेल को डिटेक्ट करता है, यानी पहचानता है कि ये किस तरह की यानी बदबूदार है या खुशबूदार एयर है, तो उसको ये डिटेक्ट करता है। तो ये तो हो गई नेजल चैम्बर्स के बारे में, जो भी है जिनके थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, अब हम लोग नेजल चैम्बर के बाद का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं। माउथ जो भी अभी हमने बनाया था, यूबुला, नेजल चैम्बर, और यहाँ पे इस तरह से ये देखिए यहाँ से यानी जो नॉस्ट्रिल से एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो डायरेक्ट आएगा आपके ट्रैकिया में, और ये जो माउथ वाला है यानी जो भी हम च्यू करते हैं जो हमें स्वेलो करना होगा वो कहाँ पे आएगा, वो डायरेक्ट आएगा फूड पाइप में यानी ओइसोफेगस में। ये है आपकी ट्रैकिया और ये है ओइसोफेगस। हम नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं। अब ये चीज इसका भी फंक्शन है, जो ट्रैकिया की ओपनिंग है, ट्रैकिया की ओपनिंग उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, और इसके ऊपर एक फ्लैप होता है, ढक्कन, एक फ्लैप होता है जो इस ओपनिंग को बंद करता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग, यानी जब हम फूड को च्यू करके निगलते हैं उस दौरान ये उस ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको क्लोज करता है ताकि फूड इसके अंदर ना जाने पाए। और यहाँ ये है एक्सटर्नल लेयर, और यहाँ पे जो फेरिंक्स वाला रीजन है यहाँ पे ये होगा इंटरनल लेयर, यानी उस इंटरनल लेयर को क्लोज करने के लिए ये फ्लैप होता है जिसको हम यूव्युला बोलते हैं। यानी इंटरनल लेयर में फूड ना जा पाए उसके लिए यूव्युला एक फ्लैप है, और ट्रैकिया में फूड ना जा पाए इसलिए इसके लिए होता है, इसका जो ढक्कन है फ्लैप है उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस यानी ग्लॉटिस को क्लोज करने वाला एपिग्लॉटिस होता है। इसलिए कहते हैं कि भोजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। आप देखिए अगर आप खा भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं तो सडनली जो फूड का कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा अगर आपकी ट्रैकिया में चला गया तो आपको छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। वो क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैप है एपिग्लॉटिस का, ये जल्दी जितना जल्दी आप बोलते हैं उतना जल्दी ये क्लोज नहीं हो पाता है, और अगर ये नहीं क्लोज हुआ तो जो भी फूड आप स्वेलो कर रहे हैं वो डायरेक्ट ट्रैकिया में चला जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। मोस्टली खांसी जो छींक यही सब होता है। इसलिए फूड को च्यू करते समय, स्वेलो करते समय यानी खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो ये है आपका ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से आगे आपका लंग्स है। यहाँ पे एक चीज हमें और डिस्कस करना होगा कि ये वाला जो रीजन है इतना, इसको बोलेंगे फेरिंक्स।
फेरेंक्स। फेरेंक्स के 3 पार्ट हैं। जो इंटरनल लेयर है इसको बोलेंगे नासोफेरेंक्स, नासोफेरेंक्स। और ये ट्रैकिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपका होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स जिसको हम जहाँ से आवाज निकलती है यानी स्वर यंत्र बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाएगा लैरिंजोफेरेंक्स। लैरिंजोफेरेंक्स, ओके। और ये जिसके थ्रू फूड पाइप में जाता है उसको बोलते हैं, इस ओपनिंग को बोला जाएगा गलेट, गलेट। और इसी को बोला जाएगा ओरोफेरेंक्स। फेरेंक्स के 3 पार्ट है। फेरेंक्स एक्चुअली एक पासवे है यानी रास्ता है। क्या होता है वहां पे 3 क्रॉसिंग होती है, 3 क्रॉसिंग होती है। एक नासोफेरेंक्स की जो कि नॉस्ट्रिल से होते हुए ट्रैकिया में जाती है, और एक है ओरोफेरेंक्स जो कि माउथ से होता हुआ फूड पाइप में जाएगा, और एक है लैरिंजोफेरेंक्स जो कि जहां से आपकी आवाज निकलती है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं।